जो आपको तकलीफ दी गई है भाई वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत गंभीर मसला है। एक बड़ी जद्दोजहद के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हायर एजुकेशन के 2 इंस्टीट्यूट जो से हैं वो स्थापित किए थे। एक गुरु तेग बहादुर पॉलिटेक्निक और एक गुरु तेग बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ये दोनों अदारे जो से हैं खाली फाइनेंशियली तौर के ऊपर नहीं बहुत ऊपर जा चुके थे, बल्कि उन सिखों का सहारा बने हुए थे जिनके बच्चे तकरीबन 1000 बच्चा 1020 स्पेसिफिकली 1020 बच्चे इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के हर साल बाहर निकलते हैं। और इस दफा ये दोनों इंस्टीट्यूशन इनकी मेहरबानी से, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की कार्यशैली से, इनके हंकार भरे रवैये की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से ये दोनों इंस्टीट्यूट जो से हैं वो बंद हो चुके हैं। उनकी किसी की भी इस साल उनकी एडमिशन नहीं हुई है। और 1 साल एडमिशन ना होने का मतलब है भाई खाली इंजीनियरिंग कॉलेज को आर्थिक तौर पर 25 करोड़ रुपए का नुकसान है। और जो 425 के करीब बच्चा, सिख बच्चा, वैसे तो 625 के करीब है स्ट्रेंथ, हमने 70% इसकी माइनॉरिटी स्टेटस लिया हुआ था, उसके हिसाब से 425 सिख बच्चा जो कि इंजीनियर बन के हर साल इन कॉलेज में से बाहर निकलता था, इंजीनियर बन गए, आज उनका जो सा भविष्य है वो अंधकार में चला गया है। उनके माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा वो अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं। इनको सब पता था कि इनकी करतूतों का हशर क्या होगा, अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा, मगर इन्होंने धोखाधड़ी की नीयत से उनको काउंसलिंग के लिए बुलाते रहे, उनको लारे लगाते रहे, माँ बाप को फिक्र नहीं करो, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, कल हो जाएगा। लिहाजा वो कल जो सा है वो काल बन गया, पर वो कल आया नहीं। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि तुमने इसकी जिम्मेदारी नैतिकता के आधार के ऊपर लेके फौरन अपने इस्तीफों के ऊपर, वैसे तो तुम्हें संगत ने धक्के मार के बाहर निकालना है तुम्हारी करतूतों की वजह से, पर तुम अगर तुम्हारे में 1 पैसे की भी कोई शर्म या है, कोई नैतिकता रखते हो, तो अपने आप इतने बड़े नाकामयाबी के वजह से अपने पदों से इस्तीफा दे दो। तुम्हारा कोई नैतिक आधार नहीं रहता कि तुम अब इस गुरुद्वारा प्रबंध में अपने विद्यक संस्थाओं को बंद कराने के बाद प्रबंध को जारी रखो। ये तो अभी इब्तियात है, शुरुआत है। इसका अंजाम क्या होगा ये इनको भी मालूम है और उसकी भनक हमें भी पड़ी हुई है। भाई आगे स्कूलों का क्या हाल होगा, आगे स्टाफ का क्या होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटस गुरुद्वारा कमेटी का कहाँ जा रहा है। पैसे गुरुद्वारा कमेटी के सारे खा चुके हैं, कोई इनके पास फंड नहीं है। इन्होंने जितनी हमारी गरीब सिखों की स्कीमें थी वो सारी खत्म कर दी, उनकी जो हमने मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करवानी थी वो भी खत्म कर दी। ये सिर्फ यहाँ से पैसे लूट के, जैसे अब्दाली काबुल कंधार में यहाँ को लूट के माल ले जाता था, ये अब्दाली की तरह दिल्ली में आए, गुरुद्वारा की कमेटियों को लूटा और सारा माल लूट गए, ये चंडीगढ़ ले गए और अपने आकाओं को भेंट करते रहे। उस लूटपाट की वजह से इनका प्रबंध की तरफ कोई ध्यान नहीं गया और इन्होंने बिल्कुल जो से अपने विद्यक अदारे बंद के कगार के ऊपर इन्होंने छोड़ दिए हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने इतने बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ठगों के हवाले कर दिए। पहले ठग था ओंकार सिंह थापड़,
फिर ओंकार सिंह का ठगी में उसका डैडी था अवतार सिंह हेतु। इन्होंने सर्व सत्यानाश जो सा है ये कॉलेजों का कर दिया। अब इससे और सत्यानाश क्या होगा जो कॉलेज की एडमिशन ही बंद हो गई हैं। अब हम इनसे आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे भाई जो ये सिख इंस्टीट्यूशन को बंद करने का एजेंडा इनके आकाओं का है, आरएसएस का, उस एजेंडे को लागू करने के ऊपर ये तुले हुए हैं। और धीरे धीरे ये बात जो सी है कॉलेजों से निकल के अब स्कूलों में आएगी। उसके बाद इनका जो अगला निशाना है सिख कौम के ऊपर, प्रचार के ऊपर भी है। ये प्रचार कैसे करना है इसकी भी जो सी है नीति जो सी है वो आरएसएस तय करेगा। सो इस वक्त हम धार्मिक तौर पर ऊपर और विद्यक संस्थाओं के तौर के ऊपर हम सिख कौम जो सी है बड़े संकटमयी तरीके से इस वक्त संकटमय ये है हमारा समय जिसमें से हम निकल के जा रहे हैं। ये सारी चीजें ठीक करने में बहुत समय भी चाहिए और डेडिकेशन भी चाहिए। परमात्मा सिख कौम के ऊपर अपना मेहर का हाथ रखे तभी ये बात हो सकेगी। इन ठगों से जब तक कौम का छुटकारा नहीं मिल सकता ये हमारी जो गति है वो ठीक नहीं हो पाएगी। इसी के साथ ये संदेश प्रेस के जरिए मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे 3-4 करोड़ रुपए लगे थे और अवतार सिंह हित का बयान था कि इसने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए और वहां 8 सिख भर्ती नहीं हुए है। तो हमने कहा भी जितना तू पढ़ा हुआ है उतनी बात करेगा, तुम्हारी बात का जवाब मैं दूंगा 3-4 साल के बाद। ये एक बड़ी प्राप्ति थी हमारी उस वक्त 1999 में इंजीनियरिंग कॉलेज को बेसमेंट में चालू किया जो 2 साल चला। ये जो विवाद का मुद्दा है जो अब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार को नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली की सरकार को नहीं छोड़ेंगे। अब ना दिल्ली की सरकार हमारी है तो ना ही सेंटर की सरकार हमारी है, पर ये सरकार के ऊपर दोष जो है वो गलत मान रहे हैं। दिल्ली की सरकार का तो लेना देना नहीं है। ये दोनों इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली एचआरडी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं, सेंटर की सरकार के नीचे आते हैं। डीडीए का मसला है, डीडीए भी जो है सेंटर सरकार का है, दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं। वो किसी को एक इंच जमीन ना ले सकती है ना दे सकती है, चाहे वो पब्लिक स्कूलों को टेक ओवर करें, वो दूसरा अलग है बात। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि सन 1997 में महेंद्र सिंह मठारू के प्रधानगी काल में ये रजौरी गार्डन की जगह गुरु तेग बहादुर पॉलिटेक्निक के लिए जब इंजीनियरिंग कॉलेज बना ही नहीं था, उन्होंने डीडीए से ये मंजूर करवाई थी 2.5 एकड़ जगह, और 2.5 एकड़ जगह साथ में जो पार्क थी वो उनका ये खेलने के लिए मिलेगी कॉलेज को। 97 तक इन्होंने कुछ नहीं किया, उसकी पेमेंट हुई 99 में, और हमारे जाने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसकी जगह 8 मई सन 2000 को अलॉट की थी डीडीए ने 10 एकड़ जगह दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के बिल्कुल एडजेसेंट 18 करोड़ की जगह थी। 9 करोड़ रुपए उन्होंने कंसेशन दिया फॉर प्ले ग्राउंड और 9 करोड़ रुपया जमा कराना था। हमारे कार्यकाल में सिर्फ 3 दिन बचे थे और मैंने ये कहा भी इतनी रकम मैं ना कराऊं क्योंकि कुछ हफ्तियां तोड़नी पड़ती थी, उसका नुकसान होना था। अगली कमेटी 15-20 दिन में इसको दे देगी। 15 करोड़ से ऊपर की रकम हम छोड़ के गए थे। ये चाहते तो 15 सेकंड में 9 करोड़ रुपए जमा करा सकते थे, इन्होंने नहीं कराया। और हमारे जब 2002 की चोनों के बाद हम आए, यहां बिल्डिंगें तैयार पड़ी हुई थी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। उस कॉलेज को पॉलिटेक्निक को वहीं रखा है उन्होंने। 2.5 एकड़ में ये इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, जबकि सरकारी जो है कानून है कि 5 एकड़ से कम हो सकत इंजीनियरिंग कॉलेज किसी भी सिटी में नहीं बन सकता। इसने उनको उनकी लगना की। फिर हमने दोबारा एप्लीकेशन डाली, हमारी डीडी ने कहा जी कि आपको हमने दी थी, अब जगह हमारे पास नहीं है, दोबारा देखेंगे, जब आपका नंबर आएगा तब लेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है
कि इन्होंने 2004 तक सेंटर की सरकार में इन्होंने उसको लीगलाइज क्यों नहीं करवाया। एक बात मैं ये कह देना चाहता हूं, मेरे को याद आई है, जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ था उस वक्त हरशरण सिंह बल्ली को लेके हम सुबह 6:30 बजे मुरली मनोहर जोशी होते थे एचआरडी मिनिस्टर, उनके घर में गए थे जो रकाबगंज के बिल्कुल पीछे था। उन्होंने अपने जो चेयरमैन था एआईसीटी का कहा भी ये हमारे सिख भाइयों को काम है, हर हाथ में होना चाहिए, कमी फेसी बाद में देखेंगे, पहले इनका काम करो। उन्हीं सरकार की वजह से, एनडीए की सरकार के मंत्री मुरली मनोहर जोशी की वजह से हमें ये इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था। इन्होंने कोई कोशिश नहीं की, ना ये जमीन लीगलाइज कराई ना वो कराई। अब उसके बाद क्या है, हमारे ऊपर भी मुकदमे चलते रहे, पर हमने मुकदमे हमारे सारे छुट गए। 6 जुलाई 2012 को जस्टिस सिस्तानी की कोर्ट में हमारा केस था। उसमें हमने उनको लिख के दिया था कि हम आने वाले समय में ये सारी जो देखते हैं, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, हम सारी दूर करा लेंगे। हमारे 6 जुलाई को उनके फैसले में कहा जी कि ठीक है, हम इनके अंडरटेकिंग स्वीकार करते हैं और इनको कॉलेज चलाने की अनुमति देते हैं। ये फैसला पड़ा हुआ है, वहां पे जाके देख लो। इन्होंने आने के बाद इनको इतनी सीटें मिल गई, इनका अहंकार जो था वो आसमान से भी ऊपर चला गया। इन्होंने कहा जी सरना जाने सरने का काम जाने। एक गलती ये, दूसरी और भी बोल दूं, जो 6th पे कमीशन का था वो हमने फैसला किया था डायरेक्टर बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ एजुकेशन मिनिस्टर की हाजिरी में कि 1 अप्रैल 2013 से हम 6th पे कमीशन जितने भी स्कूल है सब में चालू कर देंगे, क्योंकि कॉलेजों में हमने चालू कर दिया था। जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, दूसरे डिग्री कॉलेज थे, बीएड कॉलेज थे, वहां सब में लागू था। पर इन्होंने इसको भी नहीं किया और उसको भी नहीं किया, जिसकी वजह से ये मुकदमे लड़ते रहे। अब मैं बात बताऊं आपको, ये लड़ाई इन्हीं की पार्टी के 2 ग्रुपों में हुई है। एक ने साथ दिया पॉलिटेक्निक कॉलेज का, दूसरे ने कर दिया हितन कंपनी का। इन दोनों कॉलेजों की मैनेजमेंट कमेटियां लड़ी आपस में, और हित ने, जहां तक मेरे पास खबर है, पॉलिटेक्निक मैनेजमेंट कमेटी को एम्प्लॉयज को कहा कि हम तुम्हें सबको बर्खास्त करके ये कॉलेज बंद कर देंगे, हमें नहीं जरूरत है, तुम हमारे ऊपर दोष चढ़ते हो। उससे तंग आके उन्होंने ये मुकदमा दायर किया कि ये हमारी जगह हमारी है, हमें क्यों बंद होने दिया जाए। इस 1 साल 1.5 साल की लड़ाई में इन्होंने कहीं अप्रोचमेंट नहीं की, गवर्निंग बॉडीज ने भी नहीं की और मैनेजमेंट कमेटी ने भी नहीं की। भी उनको बैठा के जो गिला शुक्र दूर कराए, तो यादों को पहुंचने की बात ही नहीं थी। ये सिर्फ जो रविंदर सिंह सरना ने कहा, अहंकार और तकब्बर के भरे हुए ने इन्होंने सिख कौम के इंस्टीट्यूशन का बेड़ा कर करके रख दिया, और सारी चीजें वहां मौजूद है। पहली बात, इन्होंने इसको लीगलाइज नहीं कराया, हमारे ऊपर शर्तें लगाएगी। हमने कहा ये हम अगले सेशन में आपको कोई कमी दिखाई नहीं देगी। बाकी कई बातें हैं जो उनके पर्दे में इलेक्शनों में खोलूंगा, जो जो यहां हुआ है वो मैंने रखा हुआ सब कुछ, अभी मैं सामने नहीं करना चाहता। और तीसरी बात मैं ये कह दूं, अब इनका यहां कंटिन्यूटी रखना कौम के साथ जुर्म करने के बराबर है, बेड़ा गर्क करने के बराबर है, और नैतिकता के आधार के ऊपर इनको फौरन क्विट करना चाहिए। इनका कोई अधिकार नहीं रह गया। बिल्कुल हमारे वक्त कई बार आते थे, मुकदमे करते थे, हम सुलटा के नक्की करते थे, चाहे गवर्नमेंट की थी। ये कम से कम 3 दफा पॉलिटेक्निक में आया, भी आपने स्कूल में चला रहे हो, हमने ली। हमारे बीएड कॉलेज बंद होने के ऊपर आए थे, हमने सरकार से परमिशन ली कि जहां स्कूल जगह है वहां में बीएड कॉलेज की जगह चलानी जाए। आप ये देखो ना, एक स्कूल में, पंजाब विभाग के स्कूल में हमने बीएड कॉलेज की जगह ली, चलवाया, उसको अप्रूवल ली, 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल ली,
जब हमें स्कूलों में इतनी चीजों में हमने अप्रूवल ली थी, ये एक स्कूल की अप्रूवल भी नहीं ले सके। वहां तो जगह भी बहुत थी, यहां तो जगह भी नहीं थी। वहां 15 एकड़ जगह थी, यहां 3 एकड़ जगह थी। पर बात तो यह है, जो मालक खाने में लगा हो तो उसका क्या हाल होगा। इनको कोई बात नहीं, ना इन्होंने धर्म की बात की, ना कुछ की। खूब सारे की आते सार, कभी फ्रांस, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी अफ्रीका। भाई मुड़ के पता नहीं ये नसीब होना हो, जार दो तो पैसा सारा उससे कौम का। उत्तराखंड में बताओ क्या किया इन्होंने, श्रीनगर में क्या किया इन्होंने। अब ये घाटे देख लो दिल्ली कमेटी के। ये कल आई है अपने को, ये हमें कल मिली है, इनकी शीशगंज मैगजीन है जी, जिसके प्रिंटर और पब्लिशर जो से हैं वो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। और ये आखिर के पेज में अपना खर्चा और अपनी आमदन ये प्रिंट करते हैं। अप्रैल से लेकर जून तक इनकी आमदन है 25 करोड़ 68 लाख, खर्चा है 30 करोड़ 25 लाख, पौने 5 करोड़ रुपए का 3 महीने में घाटा है। पौने 5 करोड़ रुपए का 3 महीने में घाटा है एज पर देयर स्टेटमेंट। और कभी ये ऑडिट हो जाए तो ये घाटा कितना बढ़ेगा किसी को मालूम ही नहीं है। हम कई बार प्रेस के जरिए बता रहे हैं भी इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक्चुअल कैश जो है वो टैली नहीं कर रही है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 करोड़ रुपया दिखा रहे हैं कैश, तो एक्चुअल तोशे खाने में 20-25 लाख से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि ये जो से हैं ये उसके ऊपर ये आ नहीं रहे हैं ना। ये अगर हम ये बात करते हैं तो इनका एक कोई होता है ना, जैसे फिल्मों में सी ग्रेड का हीरो, वैसे इन्होंने एक हीरो रखा हुआ है परमिंदर पाल सिंह। बात कर रहे हैं प्रधान से, जवाब दे रहा है वो। भाई प्रधान को मुखातब होकर कह रहे हैं भी आप अपना हिसाब दो, और वो बात उस जैसे मुलाजम हमने सैकड़ों अपनी फैक्ट्री में भर्ती किए होंगे, हमें कहता भी इनको हिसाब करना ही नहीं आता, इनको हिसाब पूछना ही नहीं आता। जो इतने बिजनेस अदारे चला रहे हैं उनको हिसाब नहीं आता, जो इतना माल मता खा रहे हैं उनको हिसाब सारा आता है। हम उसकी बात से सहमत हैं कि हमें हिसाब नहीं आता, क्योंकि हम खाने में नहीं लगे हुए हैं। तुम्हें हिसाब ज्यादा अच्छी तरह से आता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है खाना कैसे और कहां से खाना है। इसका जवाब मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं। भाई अगर ये हालात हैं फाइनेंशियली दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, तो फिर आप कमेटी को कौम को कहां लेके जाओगे, कितना माल खाओगे, कितना नुकसान करोगे, क्या क्या चीज दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की तुम्हें गिरवी रखनी पड़ेगी, क्या क्या चीज तुम्हें बेचनी पड़ेगी, कितने रिजर्व फंड तुमने खा लिए हैं, कितने बाकी खाने बाकी रह गए हैं, कोई रह भी गया कि नहीं रह गया। ये सारी बातों का जवाब आपके माध्यम से रहे। ये किसी ने देखनी हो तो ये जो सी है ये इन्हीं की पब्लिश की हुई किताब ये पब्लिक के डोमेन के ऊपर आ चुकी है। कोई किसी ने कुछ सवाल पूछना हो तो बिल्कुल। ਜਿਹੜੀਆਂ AICT ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2012 6 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਉਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰੈਵਰ, ਵੀ ਇਹ ਫਾਲੋਇੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ और अपना चलाते हो। 2013 तक पूरियां कर असी 13 सानू बाहर कटता, उन्हें पूरियां कर देते। कोर्ट का सम्मन आया ना, सानू कोई पुलिस तफ्तीश करन आई है। अज 4 साल बीत गए, वो मुकदमे इन्होंने 900 बाजा ही अटेंड किए, इन्होंने को ज्यादा पूछ लो तो तुहानू ज्यादा बेहतरी नाल दस सकणगे। हाँ जी, असी ये गारंटी करते हैं जी, ये हुण लामे हो जान
ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੋਨੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।